मालूम है आप लोगों को है। आज का टॉपिक है विश्व में वा भारत में आर्थिक विकास। ठीक है, और साथ में हम लोग देखेंगे आज ये नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है ना, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो भारत विश्व में और भारत में आर्थिक विकास। आर्थिक विकास पर इस समय कई दिनों से बातें हो रही है ना। सब्जेक्ट ही है अर्थशास्त्र, तो जहां पे भी बातें होंगी तो विकास की ही बातें होंगी। तो आर्थिक विकास आप लोगों ने पढ़ा पिछली क्लासों में। आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक वृद्धि किसे कहा जाता है, और उसमें अंतर क्या होता है, उसके मेजरमेंट क्या होते हैं। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी जिसमें आप लोगों ने देखा सतत विकास क्या होता है, समावेशी विकास क्या होता है। और सतत विकास, समावेशी विकास भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में, ठीक है ना, क्या सिचुएशन है, इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से देखा और समझा। अब हम लोग विकास की बात करें तो भारत की भी विकास की बातें कर लें और विश्व के भी विकास के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, विश्व में विकास हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक आपको कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा डेवलप हो, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा हम उसको आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है ना। विकास के जो मेजरमेंट, जो मापक है, उसको आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले विश्व में आर्थिक विकास, इसमें बेटा विश्व में आर्थिक विकास है ना, डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। विश्व में आर्थिक विकास की अगर हम बात करें, पूरा विश्व किससे बना है, देशों से बना है। देश किससे बना है, राज्यों से बना है। राज्य किससे बने हैं, जिलों से। जिले किससे बने हैं, गांवों से, है ना। और गांव किससे बना है, लोगों से। इसका मतलब हमें देखें, चाहे वह देश हो, जिला हो या पूरा विश्व हो, किससे उसका निर्माण हुआ है, मानव से, है ना, मानव से। और इस मानव के अंदर कुछ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और ये जो प्रवृत्ति पाई जाएगी तो ये अपने स्वरूप को बदलते हुए क्या करेगा, ऊपर तक ले जाएगा। अगर हम कहें विश्व में आर्थिक विकास, विश्व में आर्थिक विकास जितने भी हैं, मतलब पूरे विश्व के जितने भी देश हैं जो विकास करते हैं, वो दो तरीके के। एक तो नियोजित विकास, क्या करते हैं बेटा, नियोजित विकास, है ना, प्लानिंग डेवलपमेंट, या हम इसे कह सकते हैं योजनागत विकास, जो योजनाएं बना करके विकास करते हैं। क्या करते हैं, योजनागत विकास। इस चीज को समझिएगा। दूसरा है अनियोजित विकास या गैर योजना प्लानिंग डेवलपमेंट और नॉन प्लानिंग डेवलपमेंट, है ना। ध्यान रखें, पूरा विश्व, जितने भी विश्व के जो देश हैं, वो अपने देश में जो विकास करते हैं वो इन्हीं दो ही आधारों पर। योजनागत विकास क्या है, ऐसे देश जो योजनाएं बनाते हैं और विकास करते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि हमको एक साल में कितना अचीवमेंट कर लेना है,
5 साल में कितना करना है, अगले 10 साल में कितना करना है, अगले 50 साल में हमें कहाँ पहुंचना है। कुछ इस तरीके का विकास करते हैं जिसे कहते हैं नियोजित विकास, या हम कहते हैं, ठीक है ना, योजनाबद्ध विकास, नियोजित विकास या योजनाबद्ध विकास। और कुछ ऐसे भी देश हैं जो क्या करते हैं, एक काम नहीं करते, ठीक है ना, योजना नहीं। आप लोगों में से भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए एक अपनी योजना बनाए। हर व्यक्ति बनाता है, अधिकांश लोग बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते। इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो निर्धारित किए होंगे कि हम 2024 का यूपीएससी का या यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे, 2024 में देंगे, 2025 में हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा, 2026 में शादी विवाह कर लेंगे, 2027 में और भी जनरेशन बढ़ जाएगी। ये सबका प्लान है अपनाने। कुछ लोगों का हो सकता है प्लान हो और कुछ लोगों का प्लान, कुछ लोग तो अपना योजना बना करके पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको कब कितने समय में अपना सब्जेक्ट खत्म कर लेना है। एग्जाम मार्च में है तो हमको इस समय इतना कवर करना है, इस समय इतना कवर करना है, इस समय इतना कवर करना है। उनको नींद नहीं आती है, उनको टेंशन होती है, वो अपने कार्यों को करते रहते हैं, एफर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अपनी कोई योजना नहीं, वो भी यहाँ पे जो बैठे हैं बिना योजना के। किसी ने बताया था कि अभ्युदय योजना के अंतर्गत फार्म आया है, भर लो, आकर के भर लिया। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो दिखाई नहीं देते, आकर के बैठ जाते हैं। घर वालों ने कहा कि रोज जाया करो, कुछ सीखोगे, आकर के बैठते हैं। क्या पढ़ाया गया नहीं मतलब, कब पढ़ाया गया नहीं मालूम, कब क्या हो रहा कुछ भी नहीं मालूम। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी आते हैं कोचिंग तो भटक जाते हैं कहीं दूसरे रास्ते। ऐसे है ना बच्चे। मैं बताऊं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जब फार्म आ जाएगा यूपीएससी का या यूपी पीसीएस का, तो पता लगा कि फार्म ही नहीं भर पाए। मैं इलाहाबाद में जब पढ़ रहा था तो एक बच्चे को हमने देखा खूब तैयारी कर रहा था, ठीक है, मतलब सब कुछ अक्सर आपको मिल जाएंगे लोग और तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फार्म आया पता नहीं, और किसी ने बता दिया लास्ट डेट में कि फार्म आ गया, आपने भरा नहीं, आनंद फानंद में फार्म भर देंगे। और फिर इसके बाद कुछ दिन थोड़ा बहुत किताब उताब उठाएंगे, इसके बाद पता लगेगा जिस दिन एग्जाम था उस दिन सो गए। एग्जाम के दिन बहुत से सोने वाले होंगे, इसमें है कोई ऐसा नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम के दिन क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। जब सो करके उठते हैं तो पता लगा कि एग्जाम खत्म हो चुका है। इलाहाबाद में पाए जाते हैं इस प्रकार की प्रजातियां, जो है इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है ना। इलाहाबाद में जब यूपीएससी का एग्जाम मैं भी गया था, मतलब एक घटना है इसमें थोड़ा सा आगे तो बता दे, गया था एग्जाम देने के लिए। पता लगा कि एक लड़का बहुत खुश था कि हमारा सेंटर कमरे के बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पास में पड़ा, बहुत खुश था, है ना। हम लोगों का सेंटर दूर था तो हम लोग थोड़ा सा, हाँ भाई आपका तो आसान हो गया, जब चाहेंगे तब चले जाएंगे, 5 मिनट का रास्ता है। तो कहा कि अब तो हमारा आसानी से और अच्छा पेपर होगा। गया, पहला पेपर दे करके आया, क्योंकि सभी लोग सुबह जो है जगे और सब लोग तैयार हो रहे तो वो भी जगा और सब लोगों के साथ वो भी निकल गया। लेकिन जब दोबारा जब इसके बाद जब छुट्टी हुई तो आ गया कमरे पे, और आया कमरे पे और इसके बाद कुछ थोड़ा पूरा खाया और सो गए। और एग्जाम खत्म हो गया और इसके बाद तब उसकी नींद टूटी, पता लगा कि दूसरा पेपर छूट गया, ठीक है ना। तैसे भी लोग होते हैं, बहरहाल वो तो उसकी लाइफ का जो भी टर्न रहा हो। लेकिन बहुत हंसी आई मुझे कि कितना एक्साइटेड था कि मेरा नजदीक में था और दूसरा पेपर ही छूट गया। चलो बेटा, तो मैं बता रहा था कि विश्व में जितने भी देश हैं, हम इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना।
विश्व में जितने भी देश हैं इसी प्रवृत्ति के हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो अपने विकास के लिए क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं, और जो योजना बनाते हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग भी वही करते हो, जो सफल हो जाता है योजना बनाता है, अपने आप का एग्जाम देता है, जब सफल हो जाता है तो आप पूछते हो कि भैया आपने क्या किया था, दीदी आपने क्या किया था, या मैडम आपने क्या किया था कि आप सफल हो गए। लेकिन जो एग्जाम देने ही नहीं जाता या एग्जाम फॉर्म भर के भूल जाता है, उसके बारे में कभी अध्ययन करते हैं? करते हैं? बोलिए भाई, करते हैं? नहीं करते। वैसे ही जो नियोजित विकास कर रहा है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो कोई योजना बना करके विकास ही नहीं कर रहा है तो ऐसे देशों के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। इसका मतलब कुछ देशों को हमने छोड़ दिया जो योजना नहीं बनाते। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी ऐसा देश जो गैर योजनागत विकास करता हो वर्तमान समय में ना के बराबर। हाँ, हो सकता है कि कोई कम योजना बनाता हो, कोई अधिक। ये ऐसी स्थितियां प्राचीन व्यवस्था में देखी जा सकती है जिनकी कोई योजना ना हो, या मानव के विकास की पहले चरण में ये स्थितियां पाई जा सकती हो। लेकिन वर्तमान में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा कि जो योजना ना बनाता होगा। हाँ, इतना हो सकता है, थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब हमको इसके बारे में पढ़ना है, नियोजित विकास। ठीक है ना? तो हेडिंग डालिएगा नियोजित विकास। हमको क्या पढ़ना है? नियोजित विकास। विश्व के ऐसे देश जो योजना बना करके विकास करते हैं, और ये जो विकास करते हैं इनके विकास का भी पूरा जो मॉडल होता है पूरे विश्व में, वो दो तरीके का मॉडल हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक मॉडल है संतुलित विकास, संतुलित विकास, बैलेंस डेवलपमेंट, और दूसरा है असंतुलित विकास। दूसरा क्या है? असंतुलित विकास। संतुलित विकास और असंतुलित विकास, ठीक है ना? ये दो मॉडल हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो संतुलित विकास किसे कहते हैं, कौन बताएगा? संतुलित विकास से क्या असर है? जिसका संपूर्ण विकास है। और कोई संतुलित विकास से क्या मतलब है? अच्छा, संतुलित विकास से क्या मतलब है? अच्छा बताइए, आपका संतुलित विकास हो रहा है या असंतुलित विकास? संतुलित विकास हो रहा है। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? आयुष। आपका कैसा विकास हो रहा है, संतुलित या असंतुलित? और कोई? देखिए, संतुलित विकास और असंतुलित विकास, दरअसल में संतुलित विकास उसे कहते हैं जब सभी क्षेत्रों में, जैसा कि उन्होंने बताया, कि विकास किया जाए। और जब अर्थव्यवस्था की बात की जाए, अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास से मतलब है अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास किया जाए। सभी क्षेत्र का मतलब कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, उद्योगों का विकास किया जाए, आधारभूत संरचना का विकास किया जाए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है सभी का एक साथ विकास किया जाए। ये तो है संतुलित विकास। संतुलित विकास करने के लिए क्या चाहिए? ढेर सारे पूंजी और संसाधन चाहिए। अगर सभी क्षेत्रों में आप विकास कर रहे हैं तो पूंजी और संसाधन की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखिएगा, संतुलित विकास का मतलब है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास हो जहां पे पूंजी संसाधन अधिक जरूरी है। अगर हम एक व्यक्ति की बात कर लें, जैसे आप लोगों की बात कर लें, आप लोगों का विकास संतुलित नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चे को वो सभी चीजें मिले जो एक है अच्छे जीवन शैली के लिए आवश्यक है।
जैसे एक अच्छा सा घर हो, मकान हो, ठीक है ना, अच्छी सी गाड़ी हो, खूब पैसे हो, खूब मेरा बेटा घूमे टहले, खुद घूमे टहले और लोगों को भी घुमाए टहले, है ना। हर परिवार के लोग चाहते हैं और आप लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर चीजें हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, कार हो, पैसे खूब हो, एक अच्छी से, जितने लड़के हैं सोचते हैं कि एक अच्छी सी बहू हो, लड़कियां सोचती हैं कि अच्छा सा सुंदर सा पति हो, यही तो सब सोचते हैं ना। तो शादी जो है जीवन को सफल मानते हैं, यही आप भी चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी ये जो आवश्यकताएं हैं इसे पूरा नहीं करते। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बेटे काम करो, तुम जाओ पढ़ लो, क्या करो, पढ़ लो। केवल पढ़ाई को उन्होंने फोकस कर दिया। जब आप यहाँ पे पढ़ाई करने लगे, पढ़ करके सफल हो जाएंगे तो क्या होगा, आईएएस बन जाएंगे। आईएएस बनने के बाद अभी तो असंतुलित विकास होगा, सभी क्षेत्रों में नहीं, केवल एक क्षेत्र में किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में। और जब इधर आपने ग्रोथ कर लिया तो अब आईएएस बनने के बाद शादी अच्छी जगहों पे हो जाएगी, है ना, अच्छा दहेज मिलेगा, गाड़ी घोड़ा मिलेगा, एक सुंदर सी बहू मिलेगी, जीवन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो मतलब असंतुलित अभी आपका विकास किया जा रहा है और आगे उम्मीद क्या की जा रही है, संतुलित हो जाएगा। क्यों, आपके घर वाले चाहते हैं ये सब चीजें हों, लेकिन उनके पास पूंजी संसाधन की कमी है, इसलिए आपको हर चीजें नहीं उपलब्ध करा सकते। वे क्या कराते हैं, केवल आपको एक शिक्षा उपलब्ध करा। गलत कह रहे हैं बेटा। ऐसे ही पूरा जो देश है, हर देशों में अपने विकास की अलग अलग आवश्यकताएं हैं और उस विकास को करने के लिए उनको क्या चाहिए, संसाधन। क्या चाहिए, संसाधन। तो ऐसे कुछ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि सभी देशों को संतुलित विकास करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर संतुलित विकास नहीं किया जाएगा तो एक क्षेत्र का विकास कर लिया जाएगा तो दूसरा क्षेत्र अगर विकसित नहीं होगा तो जो पहला क्षेत्र है वो क्या होगा, वो भी पीछे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आपको पैसा दे दिया जाए तो क्या होगा, दुरुपयोग हो जाएगा, पैसा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, आप अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब फिर आप जहां पे थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। इनका मतलब यह था, संतुलित विकास धारा के जो मानने वाले लोग थे, इनका था कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अगर विकास नहीं किया जाएगा, एक क्षेत्र में विकास होगा तो विकास क्या होगा, बाधित होगा। इसलिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, समान रूप से विकास करना चाहिए। अच्छा, जब सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास होगा तो पूंजी संसाधन की आवश्यकता होगी। तो इन्होंने कहा कि जिसको भी पूंजी संसाधन की आवश्यकता हो तो क्या करें, वो कर्ज ले लें। कर्ज ले लें, विश्व बैंक से, अमीर देशों से कर्ज ले लें, कर्ज लेकर के विकास करें और विकास करने के बाद फिर उनका कर्ज वापस कर दें। इनका भी सुझाव ठीक था, कर्ज लेकर के विकास कर लिया जाए। बेटा इस विचारधारा के जो समर्थक थे वे थे, कई अर्थशास्त्री थे, उनका नाम लिख लीजिएगा। संतुलित विकास धारा के समर्थक अर्थशास्त्री, सबसे पहले लिखिएगा नेल्सन। कौन थे, नेल्सन। नेल्सन, इन्होंने एक थ्योरम दिया था जो संतुलित विकास से संबंधित था। उस थ्योरम का नाम था अल्प स्तरीय संस्थित जाल। इनका जो थ्योरम था, संस्तरीय स्थिति जाल। इन्होंने कहा, ठीक है ना, इंग्लिश में इसे कह सकते हैं लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैक। एक अर्थशास्त्री थे रोजेस्टिन रोडान नेल्सन। असंतुलित सस्तरीय
सांस्थिति जाल है ना। फिर रोजेस्टीन, एक अर्थशास्त्री है रोजेस्टीन रोडान, इन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसे कहा था प्रबल धक्का। इनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना, खूब अच्छे से निवेश करना चाहिए, जिसे बिग पुश थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बिग पुश थ्योरी। बिग पुश थ्योरी, प्रबल धक्का सिद्धांत दिया था इन्होंने। एक अर्थशास्त्री थे लेविस्टीन, क्या नाम था? लेविस्टीन। जो इन सभी का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। रोजेस्टीन, रोजेस्टीन, हाँ सब संतुलित विकास मानते हैं। रोजेस्टीन, इन लोगों ने कहा, फिर एक इनको लिख लीजिएगा लेविस्टीन को, है ना, लेविस्टीन। इन लोगों का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में क्या किया जाए? संतुलित विकास किया जाए। क्या किया जाए? संतुलित विकास। और जब संतुलित विकास किया जाए तो संतुलित विकास का मतलब हमने कहा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास करना। क्यों विकास करना? क्योंकि अगर एक क्षेत्र का विकास किया जाएगा तो दूसरा क्षेत्र क्या होगा? जो है विकास नहीं होगा, बल्कि जो विकास है वो क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। इस सब बातों का ये लोग समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर जिसके पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, तो क्या करें? वो कर्ज ले ले। किससे? विकसित देशों से, और अपना विकास करें। अब एक व्यवहारिक समस्या आई। क्या व्यवहारिक समस्या? ये जो सिद्धांत थे संतुलित विकास मॉडल के, एक केवल और केवल उन देशों के लिए ज्यादा लाभदायक थे जिनके पास पूंजी और संसाधन है। मतलब जो विकसित कंट्री वाले हैं उनके लिए, जिसके पास पूंजी संसाधन है, वो चाहे तो अपने क्षेत्रों में विकास करें। अब दूसरा जो वर्ग है जिसके पास पूंजी संसाधन नहीं है, मतलब वो कौन से देश हैं? अल्प विकसित और विकासशील। अल्प विकसित और विकासशील देश। अगर जिनके पास पूंजी की कमी है, संसाधन की कमी है, उनको संतुलित विकास करना है तो कर पाएंगे? बोलो भाई, सब लोग बोलो, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब वो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? समस्याएं उत्पन्न होंगी। अच्छा, अब ये जो उन्होंने कहा कि जाकर के कर्ज ले ले, अब अगर बताइए पूरे विश्व में जितने भी विकसित कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनका परसेंटेज कितना होगा? 15 से 20%। बाकी सभी क्या है? 80 से 85% जो देश हैं वे क्या है? अंडर डेवलप्ड है, या तो क्या डेवलपिंग कंट्री है। अब 85% लोग 15% लोगों से जाकर के कर्ज लें तो क्या वो कर्ज देने में सक्षम होंगे? तो जो ये थ्योरी थी कि आप इससे कर्ज लेकर के विकास कीजिए, तो इतनी बड़ी मात्रा में ना तो कर्ज दे पाएंगे और ना ही यहाँ पे विकास संभव। इसका मतलब ये है कि ये जो थ्योरी थी संतुलित विकास का, ये सभी देशों में प्रभावी नहीं है। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था हर्षमैन। उनका नाम क्या था बेटा? प्रोफेसर हर्षमैन। प्रोफेसर हर्षमैन, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा कि नहीं, जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उनको संतुलित नहीं, असंतुलित विकास करना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? असंतुलित विकास। क्या कहा बेटा? असंतुलित विकास पर जोर दिया। कहा ऐसे देश जिनके पास पूंजी संसाधन की कमी है वो क्या करें? असंतुलित विकास करें। क्या करें? असंतुलित विकास। और असंतुलित विकास को करने के लिए इनका मानना था कि किसी भी क्षेत्र में अगर विकास कर दिया जाए तो दूसरे क्षेत्र का विकास होता ही हो जाए। इन्होंने दो क्षेत्र लिया। इन्होंने एक लिया सामाजिक क्षेत्र,
कहा कि सामाजिक क्षेत्र के लिए जो आवश्यक है, जैसे समाज के लिए क्या क्या चाहिए, सड़क चाहिए, समाज में सड़क चाहिए, अस्पताल चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ठीक है ना, क्या चाहिए, हॉस्पिटल लिख लीजिए चाहे अस्पताल, और क्या चाहिए, विद्यालय चाहिए, क्या चाहिए, बिजली चाहिए। ये सामाजिक क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक, ठीक है ना, बिजली पानी ये सब चीजें, ठीक है ना। अब दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, क्या कहा, औद्योगिक क्षेत्र। इसमें कहा कि इन दोनों में से किसी एक का विकास किया जाए, चाहे सामाजिक क्षेत्र का या औद्योगिक क्षेत्र, एक का विकास करेंगे दूसरे का विकास होता ही हो जाएगा। आप बताइए, आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे एक उद्योग लगता है, जितनी कास्ट एक उद्योग लगाने में आती है, उससे कम कास्ट में ही उस क्षेत्र में, उस एरिया में सड़क का निर्माण, हॉस्पिटल, विद्यालय, बिजली की व्यवस्था की जा सकती है। अब किसी भी देश को किसी क्षेत्र का विकास करना है, एक तो इसको भी बनवाए, सड़क, हॉस्पिटल, विद्यालय, बिजली सबकी व्यवस्था करे, और साथ में उद्योग लगाए, तो उसके पास खर्चे बहुत होंगे। इन्होंने कहा कि करना क्या चाहिए, इन दोनों में से किसी एक का विकास करना चाहिए, और इन्होंने जो प्राथमिकता दी, कहा कि सामाजिक क्षेत्र को, कहा सरकार को केवल किस पे फोकस करना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र। सरकार को क्या करना है, सड़क का निर्माण कर ले, हॉस्पिटल, विद्यालय, बिजली सब बनवा दे, उद्योग क्षेत्र का विकास होता है। कैसे, एक उद्योगपति अपना जब उद्योग स्थापित करता है तो ये देखता है जहां पे हम उद्योग लगा रहे हैं वहां पे कौन कौन से संसाधन हैं। अगर वहां पे सड़क है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, ये सब व्यवस्थाएं हैं, तो उस उद्योगपति को क्या करना होगा, वहां पे अपना उद्योग लगा देगा, तो उसके जो कर्मचारी होंगे, ठीक है ना, उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इस सब अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज उद्योगपति को क्या करना पड़ेगा, उद्योग लगाना पड़ेगा, साथ में ये भी व्यवस्था देनी पड़ेगी। आप कहीं जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे देखिए, उस इंडस्ट्री के द्वारा खुद विद्यालय स्थापित किया गया, खुद हॉस्पिटल बनाया गया। आप चले जाइए रेणुकूट, रेणुकूट इसमें से कोई गया है, एल्युमिनियम की फैक्ट्री है ना, हिंडाल्को वहीं पे है ना। आप हिंडाल्को चले जाइए, वहां पे देखिए पहाड़ी के क्षेत्र में एक तो पूरा का पूरा जो है पूरी फैक्ट्री वहां पे लगी है, साथ में उनका खुद का विद्यालय है, उनकी खुद की मार्केट है, उनके खुद के हॉस्पिटल है, खर्च उनको ज्यादा करना पड़ेगा। अगर कहा कि केवल सरकार को क्या करना चाहिए, सामाजिक क्षेत्र का विकास कर देना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होता ही हो जाएगा। कोई एक क्षेत्र जहां पे सब चीजें हों तो वहां पे उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित होगा। या कहा कि इस क्षेत्र का विकास मत कीजिए, उद्योग क्षेत्र का किसी भी जंगल में जाकर के उद्योग लगा दीजिए, उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। कैसे, कहीं पे जहां कुछ भी नहीं है उद्योग लगेगा, वहां पे लोग काम करने के लिए जाएंगे, पहले छोटी छोटी दुकानें खुलेंगी, चाय पानी की खुलेंगी, मिठाई की खुलेंगी, कपड़े की खुलेंगी, धीरे 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 एक मार्केट बन जाएगा। फिर इसके बाद हर 5 साल पे एमपी एमएलए का चुनाव होगा, लोग जाएंगे वोट लेने के लिए, भैया वहां पे रह रहे हैं थोड़े कम मात्रा में, वो कहेंगे पहले वोट तभी देंगे, पहले यहाँ पे रोड का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, अस्पताल का व्यवस्था, एक उनके ऊपर सामाजिक दबाव पड़ेगा। जब ये दबाव पड़ेगा तो इसका विकास भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसका विकास किया गया तो इसका विकास होता ही हो गया। इस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश किया जिनके पास पूंजी संसाधन की कमी है, उन्हें क्या करना चाहिए,
असंतुलित विकास को अपनाना चाहिए। जैसे कि अभी आपका जो विकास किया जा रहा है ये संतुलित किया जा रहा है क्या असंतुलित? कैसा किया जा रहा है? अभी तक तो सब कह रहे थे संतुलित हो रहा है, हर चीज में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। क्लियर हो रहा है चीजें? चलिए अब हम बात करते हैं भारत में आर्थिक विकास। लेकिन डालिएगा बेटा भारत में, तो विश्व के संदर्भ की हमने बात किया, भारत में आर्थिक विकास। भारत में आर्थिक विकास ठीक है। थोड़ा सा भारत के बारे में आपको परिचित कर देते हैं कि भारत में आर्थिक विकास अगर हम देखें प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध देश था उस समय के देशों की तुलना। मध्यकाल में भी भारत की स्थिति अच्छी थी, और ध्यान रखिएगा प्राचीन और मध्यकाल में भारत की स्थिति अच्छी होने के कारण ही भारत की तरफ ढेर सारे विदेशी आकृष्ट हुए और यहाँ पे आए और यहाँ पे लूटपाट करके चले गए या यहीं पे आकर के रह गए और जनमानस में घुल मिल गए। आपने सुना कि कोई भारत का भी कोई राजा हो जो विदेशों में गया हो, आक्रमण किया हो, वहां पे कब्जा कर लिया, वहीं पे बस गया हो? हाँ? आखिर में भारत में ही लोग क्यों आए? इसका मतलब यह था कि भारत में संपन्नता थी। हाँ? भाई संसाधन थे, संपन्नता का मतलब ही संसाधन थे, इसलिए लोग आकृष्ट हुए और इन्होंने कहा कि अच्छा आए तो पहले तो मोहम्मद बिन कासिम वगैरह लूट के चले गए, फिर कुछ लोग आए तो कहीं जाने की क्या जरूरत है, यहाँ के लोग भोले भाले अच्छे लोग हैं, यहीं पे रुक जाते हैं और रुके यहीं पे और फिर इन भोले भाले लोगों के ऊपर धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित कर। यहाँ के लोग रिच आदमी थे ना, कोई दिक्कत नहीं, लूट के लेके जा रहा हो लेके और जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बना लेंगे। और इसी से ही प्रेरित होकर के यूरोप के लोग भारत में आ गए। इसी से तो प्रेरित होकर के यूरोप के लोग आए कि चलेंगे भारत में व्यापार करेंगे, और व्यापार करते करते देखे कि यहाँ पे व्यापार तो और भी अच्छा हो सकता है जब यहाँ पे कब्जा कर लिया जाए, और फिर कब्जा कर लिए पूरा भारत। फिर हमारे देश के लोगों को ये जागृति है कि नहीं ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है, तो फिर उनके सामने उठ खड़े हुए और फिर उन्हें मार भगाया। भारत की जनता की एक प्रवृत्ति है। और ध्यान रखना प्रशासनिक सेवा में आने के बाद आपका बहुत जो है इस विचार को ध्यान में रखेंगे तो बहुत काम करेगा। भारत की जनता जो है खूब सोती है, लेकिन जब जाग जाती है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना। बड़ा सा बड़ा घटना हो जाए कुछ कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कभी अगर एक छोटी सी भी घटना हो गई तो उस पर बहुत बड़ा बवाल भी हो सकता है। मतलब आ जाइए, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे सहनशीलता है, लेकिन सहनशीलता की भी एक प्रकाष्ठा है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ के लोग क्या करेंगे, फिर किसी के होते नहीं। अंग्रेजों ने आए यहाँ पे शासन किया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब बहुत ज्यादा शोषण होने लगा तो उखाड़ करके फेंक दिया। ऐसे बहुत से आप लोग पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे कि हमारे देश में अभी एक निर्भया का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, है ना। तो निर्भया जब रेप कांड हुआ था बेटा, क्या उसके पहले ऐसे कांड नहीं होते थे? होते थे। क्या उसके बाद नहीं हुए? हो रहे हैं। लेकिन उस मामले को लेकर के हमारे पूरे देश की जनता ने बहुत बड़ा कदम उठाया और जिससे उस पर एक बड़ा कानून बना। इसके बाद फिर देख रहे हैं फिर भी घटनाएं होती हैं, कुछ कोई किसी के कान में जुड़ता है नहीं। लोकपाल विधेयक अन्ना हजारे को सभी लोग जानते हैं। अन्ना हजारे जो है दिल्ली में रामलीला मैदान में लोकपाल विधेयक पर अनशन कर किए हुए थे। धीरे धीरे पूरे देश में एक जो ऐसा माहौल बना कि सब लोग मोमबत्ती लेकर के उनका समर्थन करने लगे, और अंतोगत्वा जो सरकार झुकती नहीं थी, सरकार को झुकना पड़ा। तो सरकार ने कहा कि ये ठीक है, हम लोकपाल विधेयक लेकर के आएंगे।
लेकिन कैसा लेकर के आएंगे कोई स्पष्ट नहीं था। इसके बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन तोड़ दिया, सरकार लोकपाल विधेयक बनाएगी, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा ना तो सरकार ने लोकपाल विधेयक बनाया, न कुछ किया, और न बहुत ज्यादा प्रभावी रहा। आज इसके बावजूद भी कई बार अन्ना हजारे रामलीला मैदान में अनशन किए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस पर ध्यान देने वाला नहीं। अन्ना हजारे तो क्या है, जब भी प्रशासन में आप ध्यान रखें, जब आईएएस बन जाए, पता लगा कि कुछ बहुत ज्यादा बवाल हुआ है और आपको भेज दिया गया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ठीक है जो कर रहे हो सब किया जाएगा, सब माथे मान लेंगे, ठीक है किया जाएगा, ठीक है वो दिया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस सस्पेंस में रहेगा। तब तक ट्रेनिंग इतने कर लोगे, जाओगे वहां पे कई कंडीशन होती है, आप भी कई अफसर हो और बड़े बड़े नेता अनशन किए हुए, और सब उसमें दो चार ऐसे नेता हैं वही लीड ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे? साम दंड भेद सब नीतियों का पालन करोगे, पता करवाओगे कि शासन से आदेश आएगा कि आप पे बवाल को रोको, पता कराओगे नेता के अंदर क्या क्या कमजोरियां है, उस पर अटैक करोगे, अरे नहीं तो फिर उसको अपने ऑफिस में बुलाओगे, आइए बैठिए, ठीक है ना, और सबको बाहर कर देंगे, और फिर अपना रौद्र रूप दिखाएंगे, आगे उसको भी करना होता है। अभी बाहर चल करके जनता को यहाँ से शांति की अपील कीजिए, ऊपर से आदेश है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये जनता के बीच में बातें आपने कुछ बताया तो फिर आप जानेंगे आपका काम जाने का, अब उसको लेकर के आप बाहर निकल रहे, वो आप ही की बातें बोल रहा है जो आप चाहते थे, मामला सम है ना। चलिए तो हम देखेंगे भारत में आर्थिक विकास। तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ कब? 15 अगस्त 1947। देश की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले इसी बात पर हुआ कि आखिर में विकास कैसे किया जाए। तो देश की स्वतंत्रता के बाद में भारत में कौन सा विकास मॉडल अपनाया गया होगा? संतुलित या असंतुलित? जब हमारी सरकार बनी, ध्यान रखिएगा, जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा की, यही तो है ना। देश की स्वतंत्रता के बाद जो नीति का निर्माण किया गया, कौन सा मॉडल था, संतुलित या असंतुलित? तर्क के साथ देना है आंसर। क्यों? दरअसल में ध्यान रखिएगा बेटा, देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का जो विकास का जो मॉडल अपनाया गया और किन परिस्थितियों में आपको समझना है। सबसे पहले तो हमारे देश की जो परिस्थितियां थी, जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के पास कोई भी पूंजी संसाधन नहीं था, देश के सामने ढेर सारी चुनौतियां खड़ी थी, रोड का निर्माण, विद्यालय का निर्माण, अस्पताल का निर्माण। और ध्यान रखिए वह समय है जब हमारा देश अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला है, और सभी देश की जो जनता है उसके अंदर एक खोज है, एक जोश है, वो एक चाह रही कि अब हमारे देश का बहुत तेजी से विकास हो। परिस्थितियां थी क्या? असंतुलित विकास करने की, क्योंकि पूंजी संसाधन की क्या थी? लेकिन जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के विकास के लिए जो मॉडल का निर्माण किया गया वह संतुलित विकास। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हम विकास करेंगे, भले ही कर्ज लेकर के विकास करेंगे, इसी पर ही काम किया गया। और आपको मालूम होगा आज भी हमारा देश विकास जो कर रहा है कर्ज लेकर के खूब करता है, हमारा कर्ज भी बहुत बड़ा है।
हर बजट में जब बजट पेश होता है, उस बजट में बजट का 5वां हिस्सा लगभग 20% जो भाग होता है वह ब्याज अदायगी पे खर्च किया जाता है। भाई ब्याज अदायगी, हमने ऋण ले रखा है ना, तभी तो इतना बड़ा भाग हम क्या करते हैं, उस पर खर्च करते हैं। तो जब भी कभी सिचुएशन आए, मेंस में लिखना हो कुछ बातें, तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। परिस्थितियां थी असंतुलित विकास करने की, लेकिन अपनाया क्या गया, संतुलित विकास। और ध्यान रखिएगा, फिर आता है भारत में जो आर्थिक विकास है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जब आलोचनात्मक परीक्षण करना होगा तो ये आपका व्यू बहुत काम करेगा, क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास करने के लिए बजट का आवंटन करती है, प्रयास करती है, लेकिन यह विकास संभव नहीं है। आलोचनात्मक करेंगे। जब भी 5 ईयर प्लान की या विकासात्मक परीक्षण करना होगा, तब भी आपको दिखाना होगा इसमें विकास किया जा रहा है, उसमें विकास किया जा रहा है, इसके लिए बजट आवंटित, उसके लेकिन फिर आपको दिखाना होगा जो उद्देश्य रखा गया था उसे प्राप्त नहीं किया। यही तो हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आपको याद भी रहेगा, और क्या है, अच्छा लिख भी पाएंगे आप। लिख तो हेडिंग डालिएगा भारत में आर्थिक विकास, तो लिख लीजिएगा भारत में आर्थिक विकास क्या है। देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का जो आर्थिक विकास का जो रास्ता चुना गया वो कौन सा रास्ता था, संतुलित विकास। लिख लीजिएगा देश की स्वतंत्रता के बाद देश की स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास का सरकार के द्वारा जो रास्ता चुना गया वह संतुलित विकास का था, वह संतुलित विकास का जो रास्ता चुना गया वह संतुलित विकास का था। और ध्यान रखिएगा क्यों संतुलित विकास का था, इस पे थोड़ी सी हम बातें करें, ठीक है ना। हुआ ये जब 15 अगस्त 1947 को, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, और हमारा संविधान बनकर के कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 के बाद देश के विकास हेतु जो बैठक हुई, उस बैठक में ये कहा गया कि देश के विकास के लिए क्या किया जाए, देश के विकास के लिए क्या किया जाए। तो ढेर सारे हमारे उस समय जितने भी सांसद विधायक थे, सभी लोग अपना अलग अलग तरीके से मत दिए। किसी ने कहा देश के विकास के लिए 1 साल की योजना बनाई जाए, किसी ने कहा 2 साल की योजना बनाई जाए, किसी ने कहा 10 साल की बनाई जाए, किसी ने कहा 5 साल की योजना बनाई जाए। और रूस में उस समय 5 साल की योजना बना करके विकास किया जा रहा है। हमने बताया था कि रूस क्या था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का पोषक। तो भारत में भी जो है ये सब चीजें लोग देख रहे थे कि कहाँ पे कैसा हो रहा है, हालांकि लोगों ने अपने अपने विचार दिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया तो एक केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, और उस समिति के द्वारा कहा गया कि भारत में विकास का रास्ता कौन सा चुना। तो उसने कहा कि भारत में जो विकास का रास्ता हो, अपनी सिफारिश में उसने कहा कि जो भारत का विकास किया जाए वह क्या किया जाए, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। किसके माध्यम से बेटा, पंचवर्षीय। कौन सी समिति थी, केसी नियोगी। और ध्यान रखिएगा ये वही केसी नियोगी साहब है जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, है ना। वित्त आयोग आप लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा देश का विकास क्या किया जाए, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया जाए, और इन पंचवर्षीय योजना को बनाने के लिए एक संस्था बनाई जाए, और उस संस्था का नाम योजना आयोग रखा जाए, ठीक है ना। और पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए
निर्माण के लिए क्या बनाया जाए? योजना आयोग बनाया जाए। ठीक है ना? एक क्या करेगा योजना आयोग? पंचवर्षीय योजना का निर्माण। अब हेडिंग डालिएगा योजना आयोग। ठीक है ना? योजना आयोग। ठीक है ना? योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का नाम सुना है आप लोगों ने? नीति आयोग है ना? नीति आयोग जिसे कहते हैं साथ में। ठीक है ना? तो हम लोग योजना आयोग और नीति आयोग दोनों हेडिंग डाल दीजिएगा, योजना आयोग एवं नीति आयोग। चलिए योजना आयोग के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी, हालांकि अब ये केवल इतिहास का ही विषय रह गया है योजना आयोग। तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन लिखिएगा। इसकी स्थापना, इसकी योजना आयोग इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। 15 मार्च 1950 को की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना? यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक का मतलब क्या हुआ? जिसका संविधान में उल्लेख नहीं। अच्छा, गैर संवैधानिक और वैधानिक में क्या अंतर है? कई चीजें आती है ना, हालांकि एक आता है संवैधानिक, हाँ ठीक है ना, यहाँ पे मिटता नहीं है, ठीक है ना, संवैधानिक। और एक होता है वैधानिक। संवैधानिक का मतलब जिसका संविधान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है, और वैधानिक का मतलब होता है जिसका संविधान में उल्लेख न हो। ठीक है ना? लेकिन संसद के द्वारा एक अधिनियम बना करके उसको बना दिया गया हो, उसको वैधानिकता दे दी। मतलब हमारे देश में जो कानून व्यवस्था चलता है, जो सिस्टम चलता है, वो किससे चलता है? संविधान से और विधान दोनों से चलता है। दोनों से चलता है ना? जहां पे संविधान गौण रहता है, साइलेंट रहता है, वहां पे विधान काम करता है। तो एक ऐसी व्यवस्था है या एक वैधानिक संस्था। लिखिएगा इसका, हाँ योजना आयोग, इसका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता था। इसका प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता था। एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है ना? पदेन का मतलब, ठीक है ना, अध्यक्ष होता था। इसका एक उपाध्यक्ष और कई सदस्य होते थे। इसका एक उपाध्यक्ष और कई सदस्य होते थे। गुलजारी लाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। गुलजारी लाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन रहा होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखाने की जरूरत नहीं है, प्रथम उपाध्यक्ष थे। इसके अंतिम उपाध्यक्ष मोटेम सिंह अहलूवालिया थे। अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोटेम सिंह अहलूवालिया। हाँ, मोटेम सिंह अहलूवालिया इसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। मोटेम सिंह अहलूवालिया।
इसका मुख्य कार्य देश के विकास हेतु इसका मुख्य कार्य देश के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। देश के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का विकास करना। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। 15 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। हाँ, ठीक है ना। अब बेटी डालिएगा नीति आयोग, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। पहले आपने जो कहा था योजना आयोग था। हाँ, वो योजना आयोग, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति कमीशन, है ना। हम नीति आयोग या हम से इसका फुल फॉर्म है, इसे हम क्या कहते हैं, नीति आयोग। ठीक है ना। देखिएगा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। 1 जनवरी 2015 को की गई। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य देश के विकास हेतु नीतियों का निर्धारण है। दूसरी लाइन से इसकी स्थापना का उद्देश्य देश में केंद्रीय संघवाद को मजबूत करते हुए एक मजबूत सलाहकारी तंत्र की स्थापना करना है।
देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया, केंद्रीय संघवाद। ठीक है ना, केंद्रीय संघवाद को मजबूत करने की बात की गई इसके माध्यम से। और क्या है, एक सलाहकारी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, आपको मालूम होना चाहिए। जो योजना आयोग था, उस योजना आयोग में बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आखिर में सुधार की आवश्यकता क्यों, क्या समस्याएं थी? दरअसल में जो योजना आयोग था, योजना आयोग देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। और उस योजना आयोग के जो सदस्य होते थे, उपाध्यक्ष होते थे, ठीक है ना, वो केंद्र में बैठ करके देश के विकास के लिए सभी प्रकार की नीतियों का निर्धारण करते थे। लेकिन भारत को मालूम है आपको, भारत एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। कहीं पे पर्वत है तो कहीं पे पठार है, कहीं पे पानी है ही नहीं तो कहीं पे पानी ही पानी है। कुछ क्षेत्रों में आप लोग देख रहे हैं पानी के बिना लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कुछ क्षेत्रों में पानी से मृत्यु हो जाती है। बात समझ रहे हैं इस चीज को? मतलब इतनी विसंगतियां हैं यहाँ पे, और इन विसंगतियों के साथ कोई केंद्र में बैठ करके एक योजना बना दी जाए और पूरे देश में यह लागू हो, यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए क्या किया गया, ये समस्याएं तो शुरू से ही महसूस की गई। जब योजना आयोग बनाया गया तभी इसको महसूस किया गया। तो उस समय क्या किया गया था, एक राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको मालूम है राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1952। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग, ठीक है ना, बना और उसने क्या किया, पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू भी हो गई। लेकिन लागू करते समय एक बहुत बड़ी समस्या वहां पे उत्पन्न हुई कि इसका अलग अलग राज्यों के द्वारा कुछ स्तर पर इसका विरोध होने लगा। क्यों? क्योंकि वह जो लक्ष्य था, जो कार्य था, उस राज्य के अनुसार सटीक नहीं बैठ रहा था। मान लीजिए पानी को जो है व्यवस्था की गई है और वहां पे हर साल बाढ़ आती है, तो ऐसे में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और आपको मालूम होगा, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका भी जो अध्यक्ष था वो कौन था, प्रधानमंत्री। इसका कोई उपाध्यक्ष नहीं होता था, इसके सीधे सदस्य होते थे। इसके कौन होते थे, सदस्य। सदस्य कौन होते थे, ये राज्यों के मुख्यमंत्री थे, है ना, राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते थे, इसके सदस्य होते थे, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पंचवर्षीय योजना के निर्माण के बाद वो कहां पे आता था, वो पंचवर्षीय योजना इस राष्ट्रीय विकास परिषद में, उस राष्ट्रीय विकास परिषद में आता था। और वहां पे अगर एक पास होता था तब जाकर के यह संसद में प्रस्तुत किया जाता था। इसका मतलब इस संस्था के द्वारा पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन होना, स्वीकृति होना आवश्यक था। इसके आगे वो आगे नहीं बढ़ सकता था। लेकिन ये स्वीकृति तो दे दी जाती थी, लेकिन वहां पे बड़ा रस्साकसी होती थी। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र के द्वारा योजना बना ली गई है, और उसमें अगर बहुत ज्यादा कुछ संशोधन, थोड़ा मोड़ा चलो ठीक है संशोधन कर लिया, लेकिन अब बहुत बड़ा वहां पे संशोधन उस समय नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कहा गया कि राज्यों को भी पहले से ही इन्फॉर्म कीजिए कि आपकी क्षेत्र के लिए ये योजना बना रहे हैं। तो राज्य अपना उस पर क्या कर देगा, अपनी सिफारिश देगा, अपनी बातों को रखेगा, जिससे कि ऐसी स्थितियां ही ना हो, और क्या है, जो योजना है बहुत प्रभावी ढंग से बनाई जा सके और उसे लागू किया जा सके।
ये बहुत पहले से इसको महसूस किया जा रहा था, बात समझिएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब यहाँ पे अपना पद ग्रहण करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि जो इसमें सुधारात्मक आवश्यकता थी, इन्होंने सबसे पहले उसी को ही सुधारने की कोशिश किया। और 2015 में 1 जनवरी 2015, ध्यान रखिएगा 6 महीना ही नहीं हुआ, और इन्होंने क्या किया, योजना आयोग को भंग करके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। कोई भी कमेटी नहीं बैठाई गई, किसी से पूछा नहीं गया, बल्कि सीधा ये एक्शन में आ गया। जब ये एक्शन में आया, तो एक्शन में आने के बाद इस नीति आयोग का स्वरूप देखिए, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा यह केंद्रीय संघवाद को कितना मजबूत कर रहा है, ठीक है ना। अब इस संस्था के माध्यम से देखिए क्या किया जा रहा है। सबसे पहले, ठीक है ना, नीति आयोग की बात अगर हम कर रहे थे, नीति आयोग की, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, कौन, नरेंद्र मोदी। ध्यान रखिएगा बेटा, हम जो है आपको राष्ट्रीय विकास परिषद पे बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब राष्ट्रीय विकास परिषद बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं, योजना आयोग पे बहुत ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब योजना आयोग केवल इतिहास का है, उसको थोड़ा सा समझते रहिए, बहुत ज्यादा नहीं, आपको नीति आयोग पे फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। लेकिन जानते रहिए क्यों है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, और क्या होते हैं, पदेन होते हैं। कौन है, पदेन। इसका एक क्या होगा, उपाध्यक्ष। इसका एक उपाध्यक्ष होते हैं, और इस समय उपाध्यक्ष इसके कौन है, कौन है, हाँ, डॉक्टर सुमन बैरी। इसके क्या है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी, इसके क्या है, इसके उपाध्यक्ष क्या बेटा, डॉक्टर सुमन बेरी। पहले इसके और भी 2 उपाध्यक्ष रह चुके हैं, हालांकि, है ना। इसके पहले कौन थे, सुमन बेरी के पहले उपाध्यक्ष राजीव कुमार। उनके पहले कौन थे, अरविंद पड़गरिया, ठीक है, अरविंद पड़गरिया उनका नाम था, ठीक है ना। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे, अमेरिका में रहते थे, ठीक है ना, राजस्थान के रहने वाले थे। छोड़ दीजिए, उन सबको नहीं, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डॉक्टर सुमन बेरी को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसकी अगर हम सदस्य की बात करें, सदस्य, तो इसमें जो सदस्य होते हैं, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। जो पहला हम देखेंगे, जो पहला सदस्य, उसे कहते हैं अस्थाई सदस्य। कौन, अस्थाई सदस्य, ये अस्थाई सदस्य। दूसरा देखेंगे पदेन सदस्य, और तीसरा देखेंगे विशेष आमंत्रित सदस्य। ध्यान रखिएगा, इस अस्थायी सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णकालिक सदस्य। ठीक है, इन पूर्णकालिक सदस्यों में कौन कौन से लोग हैं, तो लिख लीजिएगा। पूर्णकालिक सदस्य, जल्दी कर लीजिए, ठीक है ना। 3 प्रकार के सदस्य। सबसे पहले आप देखेंगे अस्थायी या पूर्णकालिक सदस्य, हम इसकी बात करेंगे। एक कौन कौन है, एक 3 लोग हैं इस समय, लिख लीजिएगा। बीके सारस्वत
कौन है? बी के सारस्वत हैं। दूसरा लिख लीजिएगा, बी के सारस्वत, रमेश चंद और डॉक्टर विनोद पाल। रमेश चंद और डॉक्टर विनोद पाल। ध्यान रखिएगा, ये जो बीके सारस्वत है बेटा, ये डीआरडीओ के कभी प्रमुख रहे हैं। ये डीआरडीओ के पहले प्रमुख थे। रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ हैं, ठीक है ना। और ये डॉक्टर विनोद पाल जी हैं, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विशेषज्ञ ये भी कहलाते हैं। ये तीन लोग इसके क्या है? पूर्णकालिक सदस्य। अच्छा, पूर्णकालिक सदस्य का मतलब होता है ऐसे सदस्य जो अपने पूरे जो जीवन में कार्यकाल के दौरान ही रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हटाए नहीं जाते हैं। जनरली होता है हर 5 साल पे जनरली सरकार बदल जाती है। सरकार बदलती है, सिस्टम बदल जाता है। जब सिस्टम बदलता है तो क्या होता है, नए नए सदस्यों की नियुक्ति होती है। लेकिन ये जो 3 सदस्य रहेंगे, ये 3 सदस्य बदलेंगे नहीं। ये तब तक नहीं बदलेंगे जब तक या तो खुद रिटायर्ड ना हो जाए या खुद अपने पद से या इस्तीफा ना दें, तो इन्हें हटाया नहीं जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कम से कम ये जो नीति आयोग की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसी है, जब दूसरी सरकार आएगी तो जो मेन लोग रहेंगे तो कम से कम दूसरी पॉलिसी जो मेकर जो गवर्नमेंट होगी उसमें अपना सहयोग देंगे। पहले की नीतियों को क्या करेंगे, एक मजबूती के साथ लागू करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है कौन सदस्य? पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य में देख लीजिएगा, पदेन सदस्य में इनकी संख्या कितनी है बेटा? 4। पहला है गृह मंत्री। दूसरा कौन? वित्त मंत्री। तीसरा कौन? कृषि मंत्री। चौथा कौन? रेल मंत्री, ठीक है ना। पहले तो रेल मंत्री होते थे, ठीक है ना। चौथा कौन होगा? ठीक है ना। पहले रेल मंत्री होते थे, लेकिन अब कौन होंगे यहाँ पे? रक्षा मंत्री। पहले रेल मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, लिख लीजिएगा। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। दे दिया, चलो अब जो भी होगा, अभी तो इसको इनको रखो। क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान रखिएगा, एक क्या है, इसके पदेन सदस्य है। इसके क्या है? पदेन सदस्य। अब लिखिए, मतलब जो पद से ही होते हैं, मतलब जो भी गृह मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, कृषि मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा, जो इस पद पे होगा वह इसका क्या होगा? सदस्य, ठीक है, पद के अनुसार। फिर लिखिएगा विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य में नितिन गडकरी, सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। थावर चंद गहलोत, राजस्थान के रहने वाले हैं ना, थावर चंद गहलोत।
सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री, पीयूष गोयल रेल मंत्री, इनको यहाँ पे बुला लिया गया, रहते हैं वो भी है, इन विशेष आमंत्रित सदस्य में हो गए। इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, ये विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य का मतलब, ठीक है ना, किसी को भी इसमें बुलाया जा सकता है। कभी अगर आप भी आर्थिक विशेषज्ञ हो जाएं, अगर सरकार को ये आभास हो कि आप या हम, ठीक है ना, देश की जो है आर्थिक सुधार में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या किया जाएगा, बुला लिया जाएगा। तो विशेष आमंत्रित सदस्यों में किसी को भी बुलाए जाने की संभावनाएं होती है, ठीक है ना। और इसमें लिख लीजिएगा पर्यवेक्षक मंडल, ये तो सदस्य हो गए। पर्यवेक्षक मंडल, पर्यवेक्षक मंडल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक। अब लिख लीजिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ठीक है ना। लिखिएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बीबीआर सुब्रमण्यम, कौन है, बीबीआर सुब्रमण्यम, बीबीआर सुब्रमण्यम, इसके क्या है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अच्छा, अब योजना आयोग और इसमें नीति आयोग में अंतर क्या है। नीति आयोग में जो भी कोई भी नीतियां बन रही है देश के विकास के लिए, तो क्या है, राज्यों के जो मुख्यमंत्री है पर्यवेक्षक है, वो सुपरविजन का काम करते हैं। वो देखते हैं कि हाँ, वो सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं यहाँ पे ऐसा कर लिया जाए, यहाँ पे ऐसा कर लिया जाए, इस क्षेत्र में ऐसा कर लिया जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। तो कैसा होगा, अब यह एक प्रभावकारी जो है योजनाओं का निर्माण यहाँ पे संभव हो पाएगा, ठीक है ना। तो हो गया, चलिए। अच्छा, अब नीति आयोग जो है, अब नीति आयोग जब एकत्रित हुआ तो इसने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण करना बंद कर, ठीक है। तो अब नीति आयोग अगर पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं करता है तो देश के निर्माण के लिए या विकास के लिए, ठीक है, कौन सी योजनाएं चलती हैं पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर। अब लिख लीजिएगा नीति आयोग देश के विकास के लिए अपने तीन एजेंडों के द्वारा संपन्न कराता है, ठीक है। तीन इसके एजेंडे कौन कौन से हैं, पहला लिख लीजिएगा कार्य एजेंडा, ये 3 साल का होता है। कार्य एजेंडा 3 साल का। दूसरा राष्ट्रीय विकास विजन, राष्ट्रीय विकास विजन 7 वर्ष का। और दीर्घकालीन विजन, दीर्घकालीन विजन 15 वर्ष का।
दीर्घकालीन विजन 15 वर्ष। अभी तक क्या था पंचवर्षीय योजना में, देखिए बेटा, अभी तक पंचवर्षीय योजना में 5 साल की नीतियों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। हम लोग 5 ईयर प्लान में पढ़ेंगे, जब पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है, तो समय एक योजना लाई गई थी अनवरत विकास, जो 15-20 सालों को ध्यान में रख करके योजनाओं को निर्माण करने की बात करता था। यद्यपि वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहा उस समय, लेकिन इसमें उसको किया गया। अब विकास के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब नीति आयोग एक लंबा टारगेट रखता है कि हम 15 साल में कहां पर होंगे। एक 15 साल का विजन रखा गया, फिर इसके बाद उस विजन को प्राप्त करने के लिए 7 साल को 2 भागों में विभाजित किया गया। और ध्यान रखें, फिर इसको भी 3 सालों में विभाजित करके उस 15 साल के टारगेट को 3 सालों में विभाजित किया गया। मतलब 3 साल, 7 साल और 15 साल, ठीक है ना। और इस 3 साल को हर साल में भी एक साल को भी हम लोग उसको डिवाइड करके देखते हैं। जबकि पंचवर्षीय योजना में क्या था, एक तो 5 साल का था और क्या था, और या तो फिर 1 साल, ठीक है ना। तो चलिए अब हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में संचालित पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में संचालित पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में संचालित पंचवर्षीय योजनाएं। हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं को अगली क्लासों में देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीजों को नोट कर डालिए आप लोग, ठीक है ना। अगर ये कहा जाए है ना पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। इसका जो टाइम ड्यूरेशन बेटा था, यह था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961। 31 मार्च 1961। फिर देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। फिर यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 साल की गैपिंग है। वो 3 साल की गैपिंग क्यों है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 साल की गैपिंग है, तो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। यहाँ पे भी हम देखेंगे कुछ डिस्प्यूटेड बातें हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे इसको विस्तार से थोड़ा सा, तो वहाँ पे बात करेंगे। फिर छठी पंचवर्षीय योजना, छठवीं, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। फिर है सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन 1 अप्रैल 1985 से
31 मार्च 1990। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे भी 2 साल की गैपिंग है, क्योंकि हम लोग देखेंगे वहां पे 1990 से 1992 नहीं, यहाँ पे होगा 1992 से, एक मिनट, यहाँ पे 2 साल की गैपिंग है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 साल की गैपिंग, तो 1992 से 31 मार्च 1970। फिर अब यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं मिलेगी, अब आगे कंटिन्यू रहेगी। 8वीं के बाद 9वीं आप देखेंगे, 9वीं पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। फिर 10वीं की हम बात करेंगे, 10th 5 ईयर प्लान जैसे हम कहते हैं। 10वीं का 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007। लोग इस पे बात किए थे कल, ठीक है ना, हल्की फुल्की। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। फिर 12वीं को हम देखेंगे, पंचवर्षीय योजना को यहाँ पे क्या देखेंगे, 2012 से 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। ठीक है ना। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं संचालित नहीं। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं ये चली हैं, ठीक है। नोट हो गया, सभी लोगों ने कर लिया नोट। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है योजना अवकाश, निम्न में से किस वर्ष योजना अवकाश रहा, ठीक है ना। तो योजना अवकाश का मतलब वह समय जहां पे पंचवर्षीय योजना संचालित नहीं थी, और उस समय का जो टाइम है, उस समय जो विकास किया गया वहां पे क्या, किसके माध्यम से किया गया, 1 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से। इसका मतलब कभी ये भी पूछा जाए कि कितनी 1 वर्षीय योजनाएं चली, ये भी मालूम होना चाहिए, या किस साल योजना अवकाश रहा, इसको भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं किस साल योजना अवकाश रहा, ठीक है ना। इधर भी आ जाते हैं। चलिए आप लोग कॉपी में देखते रहिएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर देखें तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होगा, अच्छा काम कर, सब लोग बोलो, ठीक है ना, याद करना है, इसे याद कर लेंगे तो फिर पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से, दूसरी का कार्यकाल 56 से, तीसरी का कार्यकाल 61 से। तीसरी के बाद 3 साल योजना अवकाश था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितना साल बेटा, 3 साल। वो साल क्या है, यहाँ पे देखिए, इसी के बीच में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है ना। का समय है 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1967। फिर देखेंगे 1 अप्रैल 1967 से 31 मार्च 1968। फिर देखेंगे 1 अप्रैल 1968 से
1 अप्रैल 1968 से 31 मार्च 1969। फिर इसके बाद देखेंगे 31 मार्च के बाद क्या होगा, 1 अप्रैल आ जाएगा। 1 अप्रैल 1969 से क्या हो जाता है, चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 69 से 74। चौथी का कार्यकाल 69 से 74। पांचवी का कार्यकाल 74 से 79। यद्यपि पांचवी पंचवर्षीय योजना को उसके समय से पूरा होने से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। क्यों किया गया था, किन परिस्थितियों में किया गया था, उसका इम्पैक्ट क्या था, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन अगर वहां पे देखें तो पांचवी का कार्यकाल 1979 का, ठीक है ना, 79। और उसके बाद क्या हुआ, 79 से 80 तक, मतलब पांचवी और छठी के बीच में 1 साल का योजना अवकाश है ना। तो यहाँ पे देखेंगे योजना अवकाश कब से कब तक, 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक यहाँ पे योजना अवकाश था, ठीक है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद, ठीक है ना, 1 साल का यहाँ पे हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कब, पांचवी के बाद छठी योजना चलती है। छठी का कार्यकाल कब से कब तक, 80 से 50। सातवीं का कार्यकाल हमको कम सुनाई देता है, मालूम है कि नहीं आप लोगों को, नहीं मालूम है, मुझे कम सुनाई देता है, इसलिए तेजी से बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। खाना नहीं खाया, खा क्या है, नहीं खाया, देखो मुंह कैसे मुरझाया हुआ है। चलो, तो क्या हम लोग देखेंगे कि छठी हो गई, सातवीं हो गई, है ना। अब सातवीं और आठवीं के बीच 2 साल योजना होगी। कब, 2 साल का, 90 से 92 देख रहे हैं ना, बीच में आपकी कॉपी में होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वो कब से कब समय है, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1991। दूसरा 1 अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1900। फिर 1 अप्रैल 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही। 8वीं का कार्यकाल 92 से 9वीं का कार्यकाल, 10वीं का कार्यकाल, 11वीं का कार्यकाल, 12वीं का कार्यकाल, 12 से 17, ठीक है ना। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि जब पूछा जाता है निम्न में से किस वर्ष योजना अवकाश था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जैसे 1966 से 67, उसमें 65 से 66 वाला नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसलिए इसे आप लोग याद रखिए। और आप लोग जब अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग 2 क्लास में 5 ईयर प्लान को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो 5 ईयर प्लान को अच्छे से कवर करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता था पदेन, और यह क्या करता था, अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी के अनुसार और उस समय बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं को संचालित करता था। तो उसको भी पढ़ करके आइएगा तो हम लोगों को पढ़ने में और आनंद आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।